जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जी सर, बताइए। हम लोग लास्ट क्लास में शायद फैराडेज के लॉ को डिस्कस कर रहे थे। क्या हमने दोनों लॉ डिस्कस कर लिया था फैराडे का? सेकंड कर लिया। सेकंड लॉ तक कर लिया था, तो चलो फिर से मैं थोड़ी सी बात याद दिला देता हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक। सर, सबसे पहली बात मैंने ये बोला था कि व्हेनेवर द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इंड्यूसेस इन द कॉइल, मतलब जब भी फ्लक्स, जो कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक्ड है, वो अगर चेंज होगा तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ तब तक इंड्यूस होता रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। The moment you will stop changing flux through the coil, the EMF or the induction of EMF will also stop. ठीक है, ये तो पहला लॉ था आपका। The second law was कि magnitude of this EMF, जो EMF induce हो रहा है उसका magnitude of EMF will always be equal to d phi by dt. That is the rate of change of magnetic flux was equal to the EMF induced, और ये जो magnitude है EMF induced का वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। ये हम लोगों ने सीखा था, है ना। अब देखो, फैराडेज के साथ, फैराडेज के लॉज में आपको ये भी पता चल गया कि भाई फ्लक्स का चेंज क्या कर रहा है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा है, वो भी पता चल गया। और आपको ये भी पता चल गया कि भाई कितना फ्लक्स, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना होगा उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये दोनों बातें हमें पता चल जाती हैं, बट वी डोंट गेट द डायरेक्शन ऑफ दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर ईएमएफ तो स्केलर क्वांटिटी है, फिर ईएमएफ के डायरेक्शन का क्या मतलब है? भाई ईएमएफ या वोल्टेज या पोटेंशियल ऑफ द सेल सब स्केलर क्वांटिटी है ना, तो फिर ईएमएफ जब स्केलर क्वांटिटी है तो सर इसमें डायरेक्शन का क्या मतलब है? तो मैं उस बच्चे से ये कहता हूं कि भाई ईएमएफ जिस तरह से स्केलर क्वांटिटी है और डायरेक्शन है उसमें, वैसे ही जैसे करंट का केस है, करंट भी तो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट उस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है या नहीं होती है? तो ऑफकोर्स होती है सर, उस इलेक्ट्रिक करंट की अपनी डायरेक्शन होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उसी तरह से आपके ईएमएफ की भी अपनी डायरेक्शन। ईएमएफ के डायरेक्शन कहने का दूसरा अल्टीमेट मतलब यही है कि भाई करंट की डायरेक्शन। अब देखो एक बात तो समझो कि लास्ट डे मैंने आपसे बोला था कि जब हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराते हैं तो नीडल में डिफ्लेक्शन होता है किसी एक डायरेक्शन में। जब हम मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कराते हैं तो उसी नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि सर अगर पहली बार करंट की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी कॉइल में, तो दूसरी बार करंट की डायरेक्शन उससे रिवर्स हो गई है, एंड ड्यू टू दिस रिवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, निडल का भी डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गया। समझे आप मेरी बात? तो सर करंट की डायरेक्शन होगी क्या? भाई हम कैसे समझेंगे कि हमारी जो निडल है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए देयर इज एन अनदर लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज लेंज लॉ। देखो किसी भी क्लोज लूप के अंदर करंट या तो क्लॉकवाइज फ्लो कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर सकता है, बट क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा वो कैसे पता चलेगा? तो दैट वाज नॉट क्लियर्ड बाय द फैराडेज। तो उसके बाद देयर कम्स अनदर जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ लेंज, और उनके लॉ को हम लेंज लॉ कहते हैं। लेंज लॉ, लेंज लॉ। अब लेंज लॉ क्या कहता है इस बात को समझो। तो लेंज का ये लॉ कहता है कि द ईएमएफ इंड्यूसेस इन अ कॉइल इन सच अ वे सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंटेंस लिखवाऊंगा बाद में, अभी लिखना नहीं, अभी सिर्फ सुनना। ईएमएफ किसी भी कॉइल में इस तरह से इंड्यूस होगा ताकि वो उस कॉज को अपोज कर सके जिस कॉज ने उसको क्या किया है, जिस कॉज ने उसको इंड्यूस किया है वो उसी कॉज को अपोज कर सके। क्या मतलब है सर? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि भाई जो कॉज है उसी कॉज को वो अपोज कर रहा है। यस, जो कॉज है उसी कॉज को वो अपोज करेगा। द रीजन बीइंग इनर्शिया। जो कॉइल के अंदर जो इनर्शिया होती है ना, या किसी भी बॉडी, इनर्शिया का मतलब ये नहीं होता कि खाली इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया रेस्ट और मोशन के साथ साथ और भी इनर्शिया हो सकता है। इनर्शिया का बेसिक मतलब होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की ड्यू टू विच वो किसी तरह के चेंज को अपोज करता है, उसको हम इनर्शिया कहते हैं।
तो हर कॉइल की अपनी इनर्शिया है, मतलब हर कॉइल की अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी भी तरह के चेंज को अपोज करता है, और वही यहाँ पर कॉज बनता है टू अपोज द चेंज ऑफ द फ्लक्स. Yes, Saksham, this is a new chapter EMI which I started last day itself. तो उसी में हम आगे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आप देखिए लेंज लॉ अब क्या कहता है आप समझिए. मान लीजिए सर ये कॉइल है, और आपको मैं लास्ट डे बता चुका हूं, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल चेंज होगा उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा. बट वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस चेंज का कुछ तो कॉज रहेगा ना. अब क्या मतलब है सर इस बात का कि कुछ कॉज तो होगा ही, क्या कॉज हो सकता है, तो चलो समझते हैं. जैसे मान लीजिए बेटे कि मैं आपको कहूं कि इस मैग्नेट को आई एम मूविंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, आई हैव स्टार्टेड मूविंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल. तो बेटा अगर ये मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करेगा तो आपको नहीं लगता मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल इंक्रीज. भाई मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही है वो इंक्रीज करेगी. तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, बट उसका कॉज क्या है, उसका कॉज है मोशन ऑफ दिस मैग्नेट. और उस मोशन में भी अगर देखा जाए तो इस मोशन में भी कौन सा पोल है जो कॉइल की तरफ मूव कर रहा है, विच इज दैट पोल विच इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल. तो मैं ये कह सकता हूं कि दैट इज द नॉर्थ पोल विच इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल. नॉर्थ पोल मैग्नेट का कॉइल के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, and the motion of this north pole towards the coil is responsible for the increase of the magnetic flux through the coil. तो ये कॉइल क्या करेगा, ये कॉइल अपने अंदर करंट को इस तरह से इंड्यूस करेगा या ईएमएफ को इस तरह से इंड्यूस करेगा सच दैट कि वो अपने अंदर एक नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करे. फिर से सुने भाई, कॉइल क्या चाहेगा, कॉइल चाहेगा कि भाई नॉर्थ पोल उसकी डायरेक्शन में मूव ना करे या उसकी तरफ मूव ना करे. So to oppose the motion of this north pole, coil will develop a north polarity. Coil क्या करेगा, north polarity को develop करेगा. अब coil के अंदर अगर north polarity develop होनी है तो coil के अंदर north polarity develop करने के लिए coil में एक particular direction में current flow होगा, तभी तो north polarity develop होगी. तो याद रखो सर, किसी भी coil में north polarity तब develop होती है जब उसके अंदर current anti clockwise direction में flow करे. किस direction में, anti AN, तो नॉर्थ पोलैरिटी AN है ना, एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा तो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी. तो इसका क्या मतलब हुआ सर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सर एक्चुअली में क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि नॉर्थ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, तो कॉइल उसी नॉर्थ पोल के मोशन को अपोज कर रहा है ड्यू टू इट्स इनर्शिया. और इसी कॉइल के इसी मोशन को अपोज करने के लिए वो कैसे अपोज कर सकता है, जब वो रिपेल करेगा इस नॉर्थ पोल को. और नॉर्थ पोल को ये कैसे रिपेल कर पाएगा, नॉर्थ पोल को ये तब रिपेल करेगा या कर पाएगा, नॉर्थ पोल को ये तब रिपेल करेगा या तब या कर पाएगा जब ये अपने अंदर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करे. तो उस नॉर्थ पोलैरिटी को डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना पड़ेगा इनसाइड द कॉइल. तो कॉइल अपने अंदर करंट को किस डायरेक्शन में फ्लो होने देगा, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ताकि कॉइल नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप कर सके. इसी तरह से इस बात को ऐसे समझो कि सर मान लीजिए कि आपका ये फिर से यही मैग्नेट आपका नॉर्थ और साउथ, ये आपकी कॉइल, और इस बारी हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं अवे फ्रॉम द कॉइल. वी हैव स्टार्टेड मूविंग दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, हम कॉइल के दूर ले जा रहे हैं मैग्नेट को. तो अब बेटा फ्लक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, क्या कहते हो आप लोग? डिक्रीज. डिक्रीज. अब फ्लक्स डिक्रीज करेगा अनडाउटेडली, और फ्लक्स के डिक्रीज का कॉज क्या है इस केस में, तो the cause for the decrease of the flux is the motion of north pole away from the coil. अगर ये नॉर्थ पोल कॉइल से दूर नहीं जाए तो ये फ्लक्स डिक्रीज नहीं करेगा. तो अब ये कॉइल क्या चाहेगा कि नॉर्थ पोल दूर नहीं जाए, तो नॉर्थ पोल के मोशन को अपोज करेगा, ये मतलब उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. एंड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल, ऑब्वियस सी बात है कि दिस कॉइल विल हैव टू डेवलप अ साउथ पोलैरिटी इन इट. साउथ पोल डेवलप होगा तभी तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा. तो साउथ पोल डेवलप होने के लिए करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट शुड बी क्लॉकवाइज. भाई अगर नॉर्थ पोल डेवलप करने के लिए करंट वाज एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल डेवलप करने के लिए द डायरेक्शन ऑफ द करंट शुड बी क्लॉकवाइज. समझ में आई मेरी बात? तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लेंज लॉ क्या है. ठीक है, लेंज लॉ कहता है कि EMF induces in a coil in such a way such that it opposes the cause that has induced it. ठीक है, जो भी कॉज है उसका,
मतलब ईएमएफ के इंड्यूस होने का जो भी कॉज है, उसी कॉज को ये क्या करना चाहता है, उसी कॉज को ये अपोज करना चाहता है भाई। ठीक है, तो लिखिए, पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए लेंज लॉ का। लेंज लॉ में स्टेटमेंट लिखिए, EMF in a coil induces in such a way such that EMF in a coil induces in such a way such that it opposes the cause that has induced it. EMF in a coil induces in such a way such that it opposes the cause that has induced it. हो गया बच्चों? सर हो गया। ठीक है, ये दो डायग्राम नोट करिए ताकि आपको याद रहे कि क्या बोला है। अभी कुछ और मैं एग्जांपल्स लेता हूं। पहले तो आप ये दो डायग्राम ड्रॉ कर लें ताकि आपको बात समझ में आए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हेलो हेलो सर, एक और बार क्या? लेंग्स लॉ। Lenz law simply states that the EMF that induces in a coil will induce in such a way such that it opposes the cause that has induced it. अब इस बात को समझो, जो कॉज है ना इंडक्शन ऑफ ईएमएफ का, उस कॉज को ये अपोज करता है। कॉज क्या है? कॉज क्या है इंडक्शन ऑफ ईएमएफ का? तो ईएमएफ के इंडक्शन का कॉज है आइदर द इंक्रीज ऑफ फ्लक्स और डिक्रीज ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, अब वो फ्लक्स का इंक्रीज कौन कर रहा है या फ्लक्स का डिक्रीज कौन कर रहा है, उसको वो अपोज करता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने लिया है कि मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, तो अगर मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करेगा तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल इंक्रीज। अब ये फ्लक्स का इंक्रीज हो क्यों रहा है? बिकॉज मैग्नेट मूव कर रहा है। अगर ये मैग्नेट मूव नहीं करे तो ये फ्लक्स का इंक्रीज नहीं होगा। तो इस मैग्नेट को मूव करने से रोकने के लिए कॉइल अपने अंदर कौन सी पोलैरिटी डेवलप करेगा? नॉर्थ। आप कहोगे नॉर्थ क्यों? क्योंकि कॉइल के सामने वाला कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोलैरिटी ये डेवलप करेगा ताकि वो मोशन ऑफ द मैग्नेट को क्या कर सके, तो मोशन ऑफ द मैग्नेट को वो अपोज कर सके। अब नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट शुड फ्लो एंड दैट डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। वो डायरेक्शन क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आई बात मनस्विन? यस सर। वैसे इन द सेकेंड एग्जाम्पल आई हैव शोन दैट द मैग्नेट इज बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। तो अगर आप मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाओगे तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वो क्या करेगी? फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा। अब इस फ्लक्स के डिक्रीज का कॉज क्या है? तो इस फ्लक्स के डिक्रीज का कॉज है मैग्नेट का मूव करना अवे फ्रॉम द कॉइल। समझ रहे हो आप? और मैग्नेट में भी कौन सा पोल मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द कॉइल? जो कॉइल के सामने वाला कौन सा पोल है? तो नॉर्थ पोल है। तो ये कॉइल क्या चाहेगा? कॉइल चाहेगा कि नॉर्थ पोल मूव नहीं करे अवे फ्रॉम इट। तो इफ यू डोंट वांट द नॉर्थ पोल टू मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, तो कॉइल शुड डेवलप अ साउथ पोलैरिटी ताकि वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर सके। पहले केस में इट वाज अपोजिंग द मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल, इन द सेकंड केस इट विल हैव टू अगेन अपोज द मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल, बट पहले वाले केस में इट हैड टू रिपेल द नॉर्थ पोल, दूसरे वाले केस में इट विल हैव टू अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ताकि वो मोशन ऑफ द मैग्नेट को अपोज कर सके। समझे मनस्विन? तो साउथ पोलैरिटी डेवलप करना पड़ेगा, और साउथ पोलैरिटी डेवलप करने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो द डायरेक्शन ऑफ द करंट शुड बी क्लॉकवाइज। क्लियर? यस सर। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं, सबने लिख लिया होगा। अच्छा, यही रीजन है बेटा कि अगर हम फैराडेज ईएमएफ देखें तो हमने जब फैराडेज में ईएमएफ लिखा था तो हमने लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू d∅/dt, यही लिखा था हमने, मॉड लगाया था ईएमएफ के साथ। लेकिन जब इसी को हम लेंज लॉ के साथ लिखते हैं तो हम लेंज लॉ के टर्म्स में ईएमएफ इंड्यूस को लिखते हैं माइनस ऑफ d∅/dt। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt।
Can anybody tell me कि why there is a negative sign? What does this negative sign is indicating in the formula? कोई बता सकता है आप में से कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट इज बीइंग इंडिकेटेड बाय दिस नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला? कोई भी? सर डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या है कि ईएमएफ जो होगा वो रेट ऑफ चेंज को अपोज करता है ना, तो माइनस साइन बस इसी फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ईएमएफ हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है. दैट इज व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन. इज इट क्लियर टू ऑल? यस। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखो. नेक्स्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द लेंस लॉ इन अ बेटर वे, और कुछ एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं. मान लीजिए कि दिस इज एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर. ये एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर ले लिया हमने और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, एंड दिस करंट इज स्टेडी. ये करंट स्टेडी करंट है, स्टेडी, और ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है. इसके ऊपर हमने एक जस्ट अबव दिस वायर वी हैव केप्ट अ सर्कुलर लूप. बात समझना कि भाई ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है. दिस इज एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर व्हिच कैरीज अ करंट I and that is flowing towards the positive x-axis, and just above this wire I have placed a circular loop. मुझे एक बात बताओ, अगर सर्कुलर लूप ऐसे रख दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस स्ट्रेट वायर वो सर्कुलर लूप से पास होगी या नहीं होगी? व्हाट इज योर व्यू ऑन इट? पास होगी। भाई अगर होगी सर। आपको मालूम है कि किसी भी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जब आपने लूप रख दिया तो वो लूप इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में ही तो है. तो ऑब्वियस बात है कि देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप और सर्कुलर लूप. तो आप मुझे एक बात बताइए, कैन एनीबॉडी जस्ट टेल मी कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड? भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से पास कर रही है तो फ्लक्स तो है कॉइल में, तो व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल? एनीबॉडी? क्लॉकवाइज। किसने बोला? यश. यस सर। यश, क्या आइडिया है आपका? मतलब हाउ डिड यू रीच टू दिस कंक्लूजन? सर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे आई पे थंब रूल लगा। हम रूल लगा के फाइंड किया तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आया, राइट? यस सर, तो उसका ईएमएफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए साहब, ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा. हाँ भाई बच्चों, सारे सुने एक बात. भाई आप जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते थे ड्यू टू द वायर, तो वो आपको याद होनी चाहिए, मगर मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों को अभी याद है या नहीं है, क्योंकि इट वाज जस्ट द प्रीवियस चैप्टर दैट वी डिड, राइट? तो अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना याद है, भूल गए. भाई करंट की डायरेक्शन में आप थंब रखो. थंब, यू प्लेस द थंब ऑफ योर राइट हैंड in the direction of the current and you just curl the finger, you just tap the fingers of your right hand. तो अगर आप फिंगर को टैप करोगे तो this finger will tap outward. Am I right? यस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड. आई होप आपको समझ में आए. मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है. द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड. खैर, ये तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझाया है बिकॉज आई नीड दिस कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसलिए यहीं पर समझा दिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं टैप करके. बट एक बात समझिए, तो ऑब्वियस ये बात है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रही होगी. बोलो हाँ या ना. कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से पास हो रही होगी. अब एक बात समझिए कि यहाँ पर मैंने करंट के साथ स्टेडी लगाया. स्टेडी वर्ड, स्टेडी का कोई मतलब बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी है? भाई स्टेडी का मतलब मेरे बच्चों, मेरे लाल, स्टेडी मतलब है यहाँ पर, स्टेडी का मतलब है कांस्टेंट. ये स्टेडी का दूसरा मतलब कांस्टेंट नहीं यार. नहीं आ रहा. स्टेडी करंट कहने का मतलब जब भी वर्ड लिख दिया जाए स्टेडी या स्टेडी स्टेट, मतलब ऐसा स्टेट जो कांस्टेंट है, या स्टेडी करंट कहा जाए, इसका मतलब होगा करंट कांस्टेंट है. तो जब करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो कांस्टेंट है. नहीं आ रहा. यस सर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लूप से पास हो रही होगी वो भी तो फिक्स रहेगी ना. भाई अगर मान लीजिए कि इससे 10 फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो अगर इससे 10 फील्ड लाइंस पास हो रही है तो वो 10 फील्ड लाइंस तो हमेशा फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही होगी. इसका मतलब क्या है? इस पूरी कहानी का मतलब यह है कि बिकॉज करंट इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दिस लूप इज कांस्टेंट,
मैं ये नहीं कह रहा कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, बट इस सिचुएशन में ये जो एग्जांपल मैंने लिया है इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही फ्लक्स के चेंज को ला सकता था, बिकॉज एरिया में भी कोई चेंज नहीं कर रहे हो आप कॉइल को रोटेट भी नहीं करा रहे हो जो नॉर्मल चेंज हो, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही फ्लक्स के चेंज का कॉज बन सकता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। बट वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट थ्रू द कॉइल। तो फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स इज आल्सो कांस्टेंट थ्रू द कॉइल। तो चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा सर? चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू व्हाट? ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 0। इस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड ही नहीं होगा सर। डिड यू अंडरस्टैंड भाई? दूसरा केस लेता हूं। yes. दूसरा केस, अब इसमें 100% ईएमएफ इंड्यूस होगा बिकॉज मैं करंट जो ले रहा हूं करंट इंक्रीजिंग लिखा है मैंने, इंक्रीजिंग करंट। अब सुनिएगा ध्यान से। अब करंट, अब फिर से एक बात तो क्लियर है क्योंकि डायरेक्शन मैंने वही लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा। व्हाई? बिकॉज करंट थ्रू द वायर इज इंक्रीजिंग। तो वायर में करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा बच्चों? करेगा सर। करेगा सर। इस केस में फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो अब सुनना, यहां पर मैग्नेट का मोशन नहीं हो रहा। अब मैं आपसे एक बात समझो कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये कोई लूप है और इसके थ्रू जो फील्ड लाइंस पास हो रही है ना वो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज, तो ये कॉइल क्या करेगा? इस इंक्रीज को अपोज करना चाहेगा। तो इस इंक्रीज को अपोज करने के लिए वो क्या करेगा? वो उस इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहेगा, तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। सोच के देखिए आप, कॉइल चाहता है कि भाई उसके अंदर जो फ्लक्स है उसमें कोई चेंज ना आए, और ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है थ्रू द कॉइल। तो कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड किधर लाएगा? तो कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू दिस एक्सटर्नल फील्ड लाना चाहेगा ताकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर सके? अपोज करके कैंसिल हो जाए। यार तुम्हें नहीं आया? इसका मतलब ये सर्कुलर लूप अभी अपनी मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करना चाहेगा? इनवर्ड या आउटवर्ड? In which direction do you think the circular loop will try to form its magnetic field? Inward या outward? Think about it. वायर की मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड, और इंक्रीज हो रही है। अरे कोई चीज इंक्रीज करेगी तो उसको आप चाहते हो कांस्टेंट रखना, तो इंक्रीज कर रही है तो उसको जितना इंक्रीज हुई उतना को आप कैंसिल करोगे ना। अरे बड़ा मुश्किल है भाई। अरे मेरे लाल सुनो, अगर इधर ये जो है, इधर आपसे मैं कह रहा हूं कि भाई ये 10 न्यूटन था, अब मैं चाहता हूं कि ये फोर्स 10 न्यूटन ही रहे, बट कुछ समय के बाद ये फोर्स 12 न्यूटन हो गया, मैं चाहता हूं सिर्फ 10 न्यूटन ही ये फोर्स रहे। तो मैं क्या करूंगा? इधर से 2 न्यूटन का फोर्स एक डेवलप करा दूंगा ताकि 12 माइनस ऑफ 2 बन के कितना हो जाए? सिर्फ 10 हो जाए। नहीं आ रहा? आगे सर। तो लूप अपनी मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करना चाहेगा? इनवर्ड या आउटवर्ड? वायर की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो लूप अपनी मैग्नेटिक फील्ड किधर लाएगा? इनवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे इनवर्ड चाहिए, इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इनवर्ड, तो इस इनवर्ड होने के लिए करंट की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे करंट की डायरेक्शन? तो राइट हैंड का थंब रखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। भाई लूप्स के लिए मैंने सिखाया था आपको, मुझे नहीं पता आपको कितना याद है, मैंने आपको सर्कुलर लूप में सिखाया था सर। अगर आपको लास्ट वाला चैप्टर पढ़ लेते ना तो आपको ये बहुत आसान हो जाता और मेरे लिए भी ये चैप्टर समझाना बहुत आसान हो जाता। भाई आपको सर्कुलर लूप के केस में मैंने सिखाया था कि आप करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की होगी। स्ट्रेट वायर में क्या कहते हैं? स्ट्रेट वायर में हम करंट को थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और फिंगर को कर्ल करते हैं। और सर्कुलर लूप्स या लूप, क्लोज लूप के लिए क्या करते हैं? क्लोज लूप के लिए राइट हैंड के फिंगर्स को हम कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। समझे? हमें मैग्नेटिक फील्ड लूप का किधर चाहिए? इनवर्ड या आउटवर्ड? Inwards. इनवर्ड।
तो इनवर्ड थंब रखो इनवर्ड और फिंगर को कर्ल करो। तो अगर थंब को रखोगे इनवर्ड और फिंगर को कर्ल करोगे तो आपको नहीं लगता कि फिंगर विल बी, थंब को रखो इनवर्ड और फिंगर को कर्ल करो तो क्या आपको नहीं लगता कि फिंगर विल बी कर्ल्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन? सोच के देखें आप। Yes, sir. यस सर। भाई कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए इनवर्ड, एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थंब को रखना पड़ेगा इनवर्ड और फिंगर को कर्ल करेंगे तो फिंगर विल बी कर्ल्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा था तो इंक्रीज को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहेगा ताकि वो इंक्रीज को अपोज कर सके। इसका एक और एग्जांपल ले रहा हूं, देखूं कितना समझ आता है तुम्हें। भाई ये फिर से आप मान लीजिए इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ये फिर से मान लीजिए इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। इस बार इसमें जो करंट है दैट करंट इज डिक्रीजिंग और ये लूप है। कोई मुझे बता सकता है कि इस केस में क्या होएगा? करंट डिक्रीज हो रहा है तो अनडाउटेडली मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही होगी। अच्छा, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड। आउटवर्ड, क्योंकि अभी भी वही केस लिया भाई, तो वायर की तो मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल आउटवर्ड, बट ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ये वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज। डिक्रीज, क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी। तो इस डिक्रीज को अपोज करना है। अब इस बात को लॉजिकली समझो सर। मान लो बेटा कि इस बात को फिर से समझो, मान लो कि इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और मैं चाहता हूं इस पे फोर्स 10 न्यूटन का ही रहे, बट कुछ समय के बाद इस पे जो फोर्स है वो 8 न्यूटन हो गया और मैं चाहता हूं 10 न्यूटन ही रहे, तो क्या करोगे इस केस में? फोर्स ऐड करेंगे। फोर्स ऐड करोगे, जितना कम होगा उतना ऐड करोगे और उसी डायरेक्शन में करोगे, जाहिर सी बात है तभी ऐड होगा। तो इसी तरह से बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल से पास कर रही है वो डिक्रीज होगी टाइम के साथ, और कॉइल क्या चाहेगा, कॉइल ये नहीं चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो। तो उस डिक्रीज को अपोज करने के लिए क्या करेगा कॉइल, तो उस डिक्रीज को अपोज करने के लिए कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तुम्हें नहीं समझ में आया? भाई कोई चीज अगर डिक्रीज हो रही है और आप चाहते हैं वो डिक्रीज ना हो तो जितना डिक्रीज हुआ उतना आप ऐड करेंगे ना उसमें। बहुत मुश्किल है यार, यस सर, आ गया। यस सर। बोलते भी नहीं हो यार तुम लोग। फिर से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है और डिक्रीज हो रही है तो कॉइल भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लाना चाहेगा आउटवर्ड। ठीक है, फिर से सुन लो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो तो अपोज करने के लिए कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज को अपोज करने के लिए कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है। समझ आया? तो इसका मतलब है कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, आउटवर्ड। अब आप आउटवर्ड अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मुझे एक बात बताइए, करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? डायरेक्शन में। नहीं, मतलब कॉइल में करंट की एंटी क्लॉकवाइज। भाई थंब को इस बार ही रखो स्क्रीन के बाहर और फिंगर को कर्ल करके देखो क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर कर्ल हो रहा है या नहीं। यस सर। यस सर। यस सर। तो यहां पर जो ईएमएफ की डायरेक्शन है, ईएमएफ क्लॉकवाइज, और यहां पर जो ईएमएफ की डायरेक्शन है, ईएमएफ की वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको नोट कर डालिए, ये सारे एग्जांपल्स नोट करिए ताकि आपको व्हेनेवर यू रिवाइज दिस चैप्टर तो ये सारे एग्जांपल आपके सामने हो। अभी एक और एग्जांपल मैं लूंगा, उसके बाद फिर फर्दर हम क्वेश्चंस पे आएंगे न्यूमेरिकल्स पे।
हो गया? Yes. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सर मान लीजिए कि दिस इज मैग्नेटिक फील्ड and this magnetic field is directed into the screen along minus z axis। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और इस बारी मान लीजिए कि आपने कोई एक लूप ले लिया है, लूप, and you are making it to move inside the magnetic field, you are making it to move inside the magnetic field। तो बेटा एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे जैसे मैं लूप को लाऊंगा फ्लक्स इंक्रीज होगा या नहीं होगा? आप लोगों को खुद सोचना है, यू नीड टू थिंक बाय योरसेल्फ कि अगर आप इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराएंगे तो आपका फ्लक्स इंक्रीज होगा या नहीं होगा? थिंक अबाउट इट। होगा सर। भाई क्यों होगा, मैं रीजन बता देता हूँ। भाई सारे बोलते नहीं है, मतलब अजीब है आप लोगों का, खैर एक दो ही बच्चा बोलता है यार। फिर से सुने, जैसे जैसे आप इसको अंदर मूव कराएंगे ना, वैसे वैसे इस लूप की वो एरिया थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज पासिंग, दैट एरिया विल इंक्रीज। फिर से सुने, लूप के एरिया के इंक्रीज का ये मतलब नहीं है कि लूप को आपने खींच खांच के उसका एरिया बढ़ा दिया, या लूप के एरिया के डिक्रीज होने का ये मतलब नहीं है कि लूप का एरिया कम कर दिया दबा के उसको। लूप की एरिया जब भी हम लिखते हैं ना, इस फॉर्मूले में, जब फ्लक्स के फॉर्मूले में हम एरिया लिखते हैं, एरिया बी ए कॉस थीटा में, जब ये जो ए है जो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो हमेशा याद रखिएगा इस एरिया का मतलब होता है वो एरिया थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज पासिंग। जरूरी नहीं कि पूरे एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में देखो, अभी इस केस में जब लूप सिर्फ इतना पोर्शन अंदर है तो सिर्फ इसी के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। आई बात समझ में? तो फ्लक्स में कौन सी एरिया कंसीडर करी जाएगी? तो फ्लक्स के लिए वो एरिया हम कंसीडर करेंगे जो लूप का वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, या मैग्नेटिक फील्ड जिससे पास हो रहा है। समझ में आ रही बात? जैसे जैसे आप इस लूप को अंदर मूव कराओगे, ऑब्वियसली जैसे जैसे आप इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराओगे, वैसे वैसे ये एरिया बढ़ता जाएगा। अब ये एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा बेटा? करेगा सर। और फ्लक्स ये इंक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप वो भी इंक्रीज कर रहा है। फिर से सुनो, जैसे जैसे एरिया ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर फ्लक्स के इंक्रीज का कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का पास होना थ्रू द लूप। As the loop is moving inside the magnetic field passing through the loop is increasing। तो इस इंक्रीज को अपोज करना है इस लूप को। तो इंक्रीज को अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लूप किस डायरेक्शन में पैदा करेगा, प्रोड्यूस किस डायरेक्शन में करेगा? सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? इंक्रीज को जब भी अपोज करना है तो अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन है निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। तो लूप अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर प्रोड्यूस करेगा? बोलो, निगेटिव जेड या पॉजिटिव जेड एक्सिस? तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग आप अपना थंब रखिए और फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को कर्ल करिए, तो इट विल बी कर्ल्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। पता नहीं सर कितना समझ आया आप लोगों को? है सर। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक बार और मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि सर अगर मैं आपसे यही कहूं, यही उल्टा कर देता हूं कि सर अगर मैं आपसे यही कहूं कि यही लूप है इस बारी, बट आई एम टेकिंग आउट दिस लूप फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड आई एम मूविंग दिस लूप आउट ऑफ द फील्ड, तो अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द लूप इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड? डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज को अपोज करने के लिए क्या होता है बेटा? कौन सा डायरेक्शन होता है? डिक्रीज को अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। फिर से सुन लो, इंक्रीज को अपोज करना है तो अपोजिट डायरेक्शन, और डिक्रीज को अपोज करना है तो सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का मतलब कि ये जो आपका लूप है, इट विल प्रोड्यूस इट्स मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। मतलब एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। तो ये लूप भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करना चाहेगा? इनवर्ड, मतलब अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस, राइट? यस सर। नेगेटिव जेड एक्सिस में प्रोड्यूस करने के लिए क्या होना पड़ेगा? आप थंब को रखिए नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग
and you just curl the fingers of your right hand, you will observe that the fingers will be curled in this direction like this. अब समझ में आया या अभी भी नहीं आया लेंस लॉ? आया आ गया आगे आई होप सो कि आपको आ गया होगा. तो चलिए आगे बात करते हैं. So these all examples were related to the Lenz law to understand in which direction the EMF will induce. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि EMF इस तरह से इंड्यूस होता है so that वो उसी कॉज को अपोज कर सके जिस कॉज ने उसको इंड्यूस किया है. अगर भाई फील्ड इंक्रीज कर रही होगी तो इस इंक्रीज को अपोज करेगा, डिक्रीज कर रही होगी तो वो डिक्रीज को अपोज करेगा. मतलब इन एवरी केस इट विल ट्राई टू अपोज द कॉज. अब आते हैं सर हम क्वेश्चन पे. पहला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 कराऊंगा रिलेटेड टू दिस EMF व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज फैराडेज EMF. ये जो मोशन, ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है ना फ्लक्स के चेंज के कारण, ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स, इसको हम फैराडेज EMF भी कहते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कोई सर्कुलर लूप है आपका and this has been kept inside the constant magnetic field. Magnetic field is constant and this loop is made to rotate with some angular velocity of omega and that omega is constant. ठीक है, ये जो angular velocity है वो constant है. इस लूप का जो रेडियस है वो रेडियस r है. इस लूप की जो रेडियस है वो कितनी है? वो रेडियस r है. समझ रहे हैं आप मेरी बात? और इसको हमने रोटेट करा दिया विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस. ठीक है, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप. क्लियर? क्वेश्चन नोट करो, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं मिलके. नोट कर लिया बच्चों? ऐसा कर लिया. अब ध्यान पूर्वक सुनो. सर एक बात याद रखो, फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा. अब फ्लक्स के चेंज होने का कोई सा भी कॉज हो सकता है. आइदर द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस और द एरिया ऑफ द लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, या तो वो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो. ठीक है, या तो एरिया चेंज हो इन शॉर्ट, या फिर एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर दैट इज द नॉर्मल टू द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब जो लूप है उसका, उस पे जो नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो चेंज हो. तो आउट ऑफ दिस 3 केसेस एनी ऑफ द 3 इज पॉसिबल फॉर द चेंज ऑफ फ्लक्स. अब यहां पर क्या हो रहा होगा सर? ईमानदारी से समझिए, ध्यान से समझिए. मैं आपको फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सर यहां पर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप खुद सोचें, ये लूप है ना, ये लूप ऐसे रखा हुआ है और ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट होगा. भाई ये लूप अगर ऐसे है तो ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा. ये लूप ये कुछ ज्यादा बड़ा होगा. ये डायमेट्रिकल एक्सिस है, ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इस लूप को, ये लूप ऐसे रखा था तो इसका नॉर्मल ये था. कैन यू विजुअलाइज दिस एवरीवन? कैन यू सी इट? Yes, sir. Yes. भाई ये लूप ऐसे था तो इसका नॉर्मल वाज अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस. जब इस लूप को रोटेट कराओगे तो इसके साथ साथ इसका जो नॉर्मल है वो भी रोटेट होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू से? थिंक अबाउट इट. सर होगा. होगा. इसका मतलब एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वो कांस्टेंट रहेगी या कंटीन्यूअसली चेंज हो रही होगी? चेंज होगा, मतलब फ्लक्स Change बढ़ होगा. जाएगा. हाँ, मतलब फ्लक्स चेंज होगा. अब बढ़ेगा या घटेगा वो हमें नहीं पता, बट फ्लक्स चेंज होगा. और इस चेंज का कॉज यहाँ पर क्या है?
तो इस चेंज का कॉज है द चेंज ऑफ एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आई आप लोगों को? यस अच्छा बेटा, मैं आपसे एक और छोटा पॉइंट पूछता हूं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पे कॉइल इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, मान लो किसी भी टाइम के बाद कॉइल में कितना रोटेशन हो गया, थीटा एंगल से रोटेशन हुआ। तो अगर किसी भी टाइम के बाद कॉइल में जो रोटेशन आया वो थीटा एंगल से आया है या थीटा एंगल से उस कॉइल में रोटेशन हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कॉइल में थीटा एंगल से रोटेशन हुआ है तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कितना एंगल चेंज हुआ होगा? अगर कॉइल इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो what would be the angle between the normal and the magnetic field? 90 प्लस माइनस। नहीं, जब कॉइल ऐसे था तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 था, तो कॉइल ऐसे रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा से चेंज होगा या नहीं होगा? भाई जितने एंगल से कॉइल रोटेट करेगा उतने ही एंगल से तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी चेंज होगा। यस नहीं आई बात समझ में? नहीं आया भाई सबको समझ में? सबको क्लियर हुआ यस यस सर। कि भाई जितने एंगल से कॉइल रोटेट हुआ है बाय द सेम एंगल द नॉर्मल विल आल्सो बी रोटेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो किसी भी टाइम पे लेट एट टाइम t एंगल बिटवीन नॉर्मल या एरिया वेक्टर जो भी कह लें आप, नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, मान लेते हैं किसी भी टाइम पे। तो उस इंस्टेंट पे बेटा हम फ्लक्स की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं बी ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो हमें थीटा तो एक अननोन है, उसका डिफरेंशिएशन हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि फ्लक्स का जब ईएमएफ निकालोगे, ईएमएफ का मतलब होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, मतलब थीटा बदल रहा है बट उसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, तो थीटा कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर चेन रूल लगा भी देंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा को वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब मुझे नहीं पता आपको कितना याद है, एंगुलर वेलोसिटी अगर आप याद करो तो एंगुलर वेलोसिटी वाज थीटा बाय टी। भाई द एंगल थ्रू विच द बॉडी इज रोटेटेड दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अपॉन टाइम करोगे तो वही तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी। क्या बोलते हो बच्चों? यस सर तो यहां से मेरे बच्चों थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या? मतलब फ्लक्स को वी कैन राइट इट एज बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द ईएमएफ। ईएमएफ की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी मतलब माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी में बी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द लूप इज ऑलवेज कंप्लीट एरिया इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चेंज नहीं हो रही है। व्हाट इज चेंजिंग हियर इज टी, ये टाइम सिर्फ वेरिएबल है, तो cos ओमेगा टी में t है तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा। कौन बता रहा है भाई डिफरेंशिएशन बताइए? cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बस माइनस साइन ओमेगा टी इनटू टी इंटू टी इनटू ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी। भाई मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ क्या अभी? और हो गया सर हो गया। हो गया है। तो ओमेगा बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी ये आएगा सर ईएमएफ। This is the EMF that will induce in the coil when the coil is made to rotate inside the magnetic field with a constant angular velocity of omega. तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें जो ये फ्लक्स चेंज हुआ, the cause for the change of this flux is this theta, where theta is the angle between the magnetic field and the area vector or the normal to the coil, जो भी कह लें आप, और वो cause है और that is why the flux is changing and hence the EMF is being induced. नोट करिए, we'll solve 2 more questions जिसमें अलग अलग रीजंस आएंगे। पहले वाले क्वेश्चन में थीटा का चेंज इज द कॉज, दूसरे वाले क्वेश्चन में कुछ और कॉज आएगा।
Done. ठीक है, आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन नाउ। बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये मान लीजिए कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है and that magnetic field is constant। ये मैग्नेटिक फील्ड B है, अगेन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। यहां पर एक सेमी सर्कुलर लूप है और इस सेमी सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो मान लीजिए r, and this loop is made to rotate like this with a constant angular velocity of omega। Again remember this angular velocity is also constant। आपसे सवाल में पूछा गया कि भाई EMF कितना इंड्यूस होगा। अब यहाँ पर क्यों EMF इंड्यूस होगा वो अभी हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। नोट कर लिया? यस सर। Done. अब सुनिए सर, इसमें फिर से आपको सिचुएशन समझना है। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे हम कॉइल को रोटेट कर रहे थे और इस वाले क्वेश्चन में जैसे हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, ये इस वाले क्वेश्चन में कॉइल को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और कॉइल को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं। तो दोनों केस में कॉइल के रोटेशन वाली एक्सिस सेम थी क्या? देखो मैं बताता हूं आपको। लास्ट वाले क्वेश्चन में जब आप कॉइल को रोटेट कर रहे थे तो दिस वाज द एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट आप कॉइल को ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे थे ना, ऐसे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। लास्ट वाले क्वेश्चन में आप कॉइल को ऐसे रोटेट कर रहे थे मेरे भाई, ऐसे रोटेट कर रहे थे। यस सर। इस वाले क्वेश्चन Yes, में कॉइल ऐसे रखा हुआ है और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ये है। ये कॉइल ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे। देखो पहले दिस कॉइल इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड और ये ऐसे रोटेट हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ कि द एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वो इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी जैसे जैसे ये रोटेट होगा? थिंक अबाउट इट। इसका मतलब अब आप मुझे, अच्छा इसका अगर आप नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल टू द कॉइल, तो यही नॉर्मल टू द कॉइल होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जेड एक्सिस के अलोंग है। तो अगर ये कॉइल रोटेट होगा तो एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम। सेम है। सेम, Right. एंड दैट विल बी जीरो, राइट? दैट विल बी जीरो Yeah. बिकॉज कॉइल ऐसे, Yes, sir. तो ये ऐसे रोटेट होगा तो ये हमेशा जीरो है। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि इन दिस सिचुएशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है या एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या एरिया Area चेंज हो रहा है? change हो क्या एरिया चेंज हो रहा है? Area. द एरिया विच इज बीइंग इंटरसेप्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज हो रही है एंड दैट इज इंक्रीजिंग विद द टाइम। ठीक है, आप ध्यान से देखें, मैं इस वाले डायग्राम को जरा मिटा के दूसरा केस दिखा रहा हूं। कुछ टाइम के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये जो कॉइल थी आपकी, जो पहले बिल्कुल वर्टिकल थी, उस कॉइल का पोजीशन कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा।
मतलब कुछ पोर्शन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा. से समथिंग करेक्ट और नॉट? यस सर. और ये वो एरिया होगी कॉइल की जो किसी टाइम के बाद ये एरिया विल बी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. किसी भी टाइम के बाद मान लो ये एंगल अल्फा है मान लो, और ये एरिया कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही होगी क्योंकि कॉइल इज कॉन्टिन्यूसली रोटेटिंग विद ओमेगा वेलोसिटी. तो ये एरिया कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. समझ में आ गई बात? ये एरिया वुड बी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग. तो अब यहां पर अगर मैं किसी भी टाइम पे मैं पहली बात किसी भी टाइम पे मैं एरिया फाइंड करना चाहता हूं कि जब ये वाला जो पोर्शन है ये इतना लेंथ अंदर है विच इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ अल्फा एट द सेंटर, तो ये कितना एरिया है जो अंदर है? कोई बता सकता है आप में से? बिकॉज यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर जेई. एनीबडी? कैन एनीवन टेल मी द एरिया? हाफ इनटू अल्फा आर स्क्वायर. भाई किसी भी आर्क का अगर एरिया कैलकुलेट करना हो कि व्हाट इज द एरिया सबटेंडेड बाय द आर्क, ये आर्क कितना एरिया सबटेंड कर रहा है, तो द एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इनटू रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा. तभी तो सर अगर आप पूरा सर्कल ले लेंगे तो पूरे सर्कल के सेंटर पे जो टोटल एंगल होगा मतलब अल्फा की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी. तो यहाँ पर एरिया में अगर वो रख देंगे हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 पाई, तो 2 and 2 विल कैंसिल आउट एंड दिस विल बिकम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो सर देखिए किसी भी टाइम के बाद ईएमएफ लिखना है हमें. तो पहले तो हम ये देख लें, लेट एट टाइम t एरिया ऑफ लूप इंटरसेप्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही, इंटरसेप्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड is half r square alpha, where r is the radius, r square alpha is this angle. तो इस इंस्टेंट पे फ्लक्स की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos of 0, बिकॉज एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0. ये आप लिखेंगे b इंटू एरिया को आप लिखेंगे हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू cos 0 की वैल्यू 1. ठीक है. अब ये अल्फा हमें नहीं पता ना कि अल्फा की वैल्यू है क्या, बिकॉज अल्फा तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा. तो फ्लक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. अल्फा को मैं ओमेगा टी लिख सकता हूं बिकॉज आपको पता है कि कितना रोटेट हुआ ये लूप, अल्फा एंगल से रोटेट हुआ. तो एंगल रोटेटेड डिवाइडेड बाय टाइम कैन बी रिटन एज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी. तो अल्फा को मैं ओमेगा टी लिख सकता हूं. समझ रहे हो? तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ बी आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, दिस होल क्वांटिटी इज कांस्टेंट, ओनली टाइम चेंज हो रहा होगा तो dt बाय dt. तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ बी आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 2. समझ में आया? यस सर. पहले आप इसको नोट करिए, इस पे थोड़ा डिस्कशन और करता हूं मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड. पहले आप लोग इसको नोट करिए. चलिए सर, अगर आपने इसको नोट कर लिया तो मुझे अब इस पे जो डिस्कशन करना है वो जरा डायरेक्शन पे डिस्कशन करना है. तो मुझे एक बात बताओ कि जब व्हेन दिस लूप इज गोइंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ? कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ व्हेन द लूप इज गोइंग इनटू द इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड?
भाई जैसे जैसे लूप मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लूप अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना चाहेगा। तो भाई क्या होगी डायरेक्शन करंट की इनसाइड द लूप? अरे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी ना, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन तो इधर क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी ना भाई। Yes, sir. तो पहले केस में क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पहले केस में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जब लूप अंदर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Anti. तो भाई इतना क्यों टाइम लगा आप लोगों को? सर पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है या इस रीजन की मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है, और जैसे जैसे लूप अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में बढ़ेगी, तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड प्रोड्यूस करेगा। यही तो बोला ना भाई, अगर इंक्रीज कर रहा हो तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना है, और डिक्रीज कर रहा हो तो सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस जेड का अपोजिट क्या होगा, प्लस जेड ना। प्लस जेड डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड के थंब को रखिए और फिंगर को कर्ल करिए, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि भाई करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। समझ में आई बात? पहला केस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अरे हाँ ना बोल। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, कुछ टाइम के बाद आपको नहीं लगता कि एक टाइम ऐसा आएगा, अब देखो ये तो हो गया, अब कुछ टाइम के बाद आपको नहीं लगता कि ये पूरा लूप उस इंस्टेंट पे कुछ टाइम के बाद ये अंदर हो जाएगा, पूरा अंदर आ जाएगा? हाँ ना बोलते चलना है। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये रुक जाएगा? मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि No, रुक sir. जाएगा, मैंने कहा इट इज No. कंटिन्यूअसली रोटेटिंग, है ना। तो अब क्या होगा, अब तीसरी सिचुएशन देखो, कुछ टाइम के बाद, इसके बाद का कुछ टाइम देखो, तो इसके बाद के कुछ टाइम के बाद अब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाने लगेगा या नहीं? सोच के देखो। Yes. इट इज स्टिल रोटेटिंग। तो अब जैसे जैसे ये बाहर जाएगा वैसे वैसे इसकी एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड अब डिक्रीज होने लगेगी ना, सोचो। यस अब क्या होगी ईएमएफ की डायरेक्शन, जब ये बाहर जाने लगा तो व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? Clock. अब देखो बाहर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, और मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि डिक्रीज को अपोज करने के लिए उसी डायरेक्शन में फील्ड लाएगा कॉइल। तो भाई ओरिजिनल फील्ड किधर है, माइनस जेड एक्सिस के अलोंग, और वो डिक्रीज हो रही है, तो ये कॉइल भी अपनी फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, माइनस जेड एक्सिस के अलोंग। तो माइनस जेड एक्सिस के अलोंग प्रोड्यूस करने के लिए करंट को किधर फ्लो करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो आप इस बात को समझिए सर, ऑल्दो आपके अच्छा ईएमएफ जो आपने कैलकुलेट किया वो कितना आया था, ईएमएफ जो आपने कैलकुलेट किया वो माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आया था। सोच के देखो। मुझे एक बात बताओ, ये जो ईएमएफ कैलकुलेट किया था आपने इस केस में, वो कांस्टेंट ईएमएफ है या वेरी कर रहा है? इसमें कोई ऐसा टर्म है जो वेरी करेगा? सोच के देखो। सर कोई ऐसा टर्म नहीं है जो वेरी करेगा, एक्सेप्ट द डायरेक्शन। एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट द डायरेक्शन ऑफ दिस ईएमएफ। और वो क्या है, जब वो कॉइल अंदर जा रहा है तो ईएमएफ की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, जब कॉइल बाहर आ रहा है तो इसी ईएमएफ की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाती है, मतलब पहले वाले केस के ऑपोजिट हो जाती है। तो ऑपोजिट के लिए मैं एक एक्स्ट्रा और माइनस साइन लगा दूं तो बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो आपको नहीं लगता कि ये हो जाएगा प्लस ऑफ बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2? सोचिए। यस सर। यस सर ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जेई ने इसका बोला था ग्राफ बताओ। अब सोच के देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या ये ईएमएफ कांस्टेंट है या नहीं है? चाहे कॉइल अंदर जाए कि बाहर जाए, ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं है? यस सर बस फर्क इतना है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। अगर अंदर जाने वाले ईएमएफ को नेगेटिव ले हम, तो बाहर वाले ईएमएफ को हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। फिर अंदर जाएगा फिर नेगेटिव, फिर बाहर जाएगा फिर पॉजिटिव। तो ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट है भाई, यहां से यहां तक वैल्यू कांस्टेंट, यहां से यहां भी वैल्यू कांस्टेंट, सिर्फ डायरेक्शन उलट गई। ये ईएमएफ है, ये वर्सेस टाइम है, ये इस एक्सिस पे टाइम है, ठीक है। तो ईएमएफ टाइम के साथ है कांस्टेंट, सिर्फ डायरेक्शन उलट जाती है। कितनी कितनी देर के बाद डायरेक्शन उल्टी होगी, कोई बता सकता है? अगर मान लो इसका टाइम पीरियड टी है, मान लो टाइम पीरियड की वैल्यू, टाइम पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल टी है, Sir, pi.
पाई बाई ओमेगा। कितने टाइम के बाद ये डायरेक्शन उलट जाएगी? पाई बाई ओमेगा। क्यों? देखो, पूरा रोटेशन करने का जो टाइम होगा, टाइम पीरियड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो पूरा रोटेशन में 2 पाई बाई ओमेगा लगता है, बट डायरेक्शन हर आधे रोटेशन पे चेंज हो रही है। भाई बाहर से अंदर आया, ठीक है, अब अंदर से बाहर जाने लगा, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो पूरा रोटेशन का क्या मतलब कि भाई बाहर से अंदर आया, फिर अंदर से पूरा बाहर चला जाए, तब उसको पूरा रोटेशन कहेंगे। बट यहाँ पर जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो आधे आधे रोटेशन पे हो रही है। बाहर से अंदर आया तो अलग डायरेक्शन, अंदर से बाहर गया तो अलग डायरेक्शन। तो इस पूरे टाइम का हाफ कर दो, तो हाफ करोगे तो पहली बार क्या टाइम आएगा? पाई बाय ओमेगा। फिर उसके बाद और पाई बाय ओमेगा ऐड कर दो तो 2 पाई बाय ओमेगा, और फिर और ऐड कर दो तो 3 पाई बाय ओमेगा, एंड सो ऑन। ये आएगा सर। पता नहीं क्या बोल गया, ये क्या पढ़ा गया। यस सर। Yes. हर बारी पाई बाई ओमेगा टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। क्यों चेंज हो रही होगी हर बारी पाई बाई ओमेगा टाइम के बाद? बिकॉज हर आधे रोटेशन पर क्या हो रहा है? हर आधे रोटेशन पर डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। ये कॉन्सेप्ट है सर। बट यस, मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम। Sir. देन सर चलिए, वन मोर क्वेश्चन एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इस पूरी सिचुएशन को। एक और क्वेश्चन कर लो, सिंपल सा ले रहा हूं सर क्वेश्चन। कि सर यहां पर in this region magnetic field is given as alpha t square, where alpha is constant, alpha constant है, and t represents time, and t is time। इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हमने एक सर्कुलर लूप रख दिया है ऐसे। ये सर्कुलर लूप हमने इस रीजन में रख दिया है। वी आर नॉट रोटेटिंग इट, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू दिस लूप। इस लूप का रेडियस r है। ठीक है, आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट निकालना है। इस क्वेश्चन में एक स्टेप और आगे चल लें। इंड्यूस्ड करंट पूछ रहा हूं मैं आपसे, कितना होगा इफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ लूप इज लैम्डा ओम पर मीटर। मतलब आपको मैंने डायरेक्टली पूरे लूप का रेजिस्टेंस नहीं बताया, मैंने आपसे क्या बोला कि रेजिस्टेंस पर यूनिट ऑफ द लूप इज लैम्डा ओम पर मीटर। आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द करंट इंड्यूस्ड इन दिस लूप, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? अल्फा टी स्क्वायर। आप लोग क्वेश्चन नोट करें और आप ही लोग सॉल्व करेंगे। मुझे बस आप लोग में से कोई ये बता सकता है कि यहाँ पर क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स विल बी चेंजिंग विद द टाइम। तो फ्लक्स के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस magnetic field being responsible for the change of flux will be the cause of induction of EMF। तो अगर आपको EMF पता होगा तो करंट निकाल सकते हैं, और जब करंट पता हो जाएगा, EMF पता है तो करंट निकाल सकते हैं, और जब आपको करंट पता है तो वही आंसर है। करंट कैसे निकालेंगे? EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करिए सर।
सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? एक बच्चे ने आंसर दिया है, यशवर्धन ने। चलिए मैं बता देता हूं। अब देखो यहां पर किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप फ्लक्स लिखोगे तो एरिया इज फिक्स्ड, the angle between the area vector and the magnetic field is also fixed, only the magnetic field itself is changing, right? तो फ्लक्स की वैल्यू मैं किसी भी इंस्टेंट पे लिख सकता हूँ b into the area which is pi r square multiplied by cos 0। इस b को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अल्फा t स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, और ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई यहां तक हुआ है आप लोगों से? Yes, इसमें sir. अगर आप Yes, देखें sir. तो माइनस ऑफ अल्फा पाई आर स्क्वायर, ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर कांस्टेंट एक्सेप्ट दिस टी स्क्वायर, तो इसी का डिफरेंशिएशन होना है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी? ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी सर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू टी, यही तो ईएमएफ आएगा। ठीक है, दिस ईएमएफ विल बी ऑब्वियसली टाइम वेरिंग ईएमएफ बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। अब करंट निकालने के लिए ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस लिखना है हमें। रेजिस्टेंस ईएमएफ तो हमें पता, अच्छा ईएमएफ माइनस साइन जस्ट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, तो करंट में माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो सिंपली आप मैग्नीट्यूड लिख लीजिए ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप। तो इस लूप की रेजिस्टेंस लिखोगे तो कितना आएगा? लैम्डा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द लूप, एंड लेंथ ऑफ द लूप इज व्हाट? 2 पाई आर। अब सॉल्व कर लो, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू जो मेरे हिसाब से आ रही है वो अल्फा आर टी डिवाइडेड बाय लैम्डा, मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है करंट। Yes, sir. हो गया बच्चों? Sir, angle 0 क्यों लिया? एंगल 0 इसलिए लिया बिकॉज दिस कॉइल इज नॉट एट ऑल रोटेटिंग। अब दूसरी बात ये है कि ये जो कॉइल रखा हुआ है इसको देखो, आई विल स्विच ऑन माय वीडियो, वेट अ मिनट। भाई ये कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है, तो कॉइल का परपेंडिकुलर लोगे तो परपेंडिकुलर कैन बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड और नॉट। ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड एक्सिस के अलोंग, कॉइल पे परपेंडिकुलर लोगे तो किस डायरेक्शन में आएगा? आसिया, Yes, sir. कॉइल ऐसे रखा हुआ है तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे ही तो होगा ना भाई। एरिया वेक्टर या नॉर्मल क्या लेते हो? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की डायरेक्शन देखो तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. आ रही है। तो दैट इज व्हाई इट इज टेकन एज 0। हो गया भाई बच्चों? सर जी जी सर हमने वो माइनस साइन कहाँ डिसॉल्व किया?
माइनस साइन डिसॉल्व नहीं किया। माइनस आपके ईएमएफ या करंट में माइनस साइन क्या बताता है? इट ओनली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, राइट? यस सर। तो हमें करंट लिखना है। करंट में माइनस का कोई ऐसा कोई मतलब बनता नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें माइनस का अपना एक स्पेशल मतलब है। भाई वेक्टर में अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर हो तो उसमें माइनस का अपना एक फिक्स्ड मतलब है कि माइनस मतलब निगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट करंट में माइनस कभी देखा है आपने कि करंट लिखा हुआ है -2 एम्पियर? नहीं सर। है ना? तो करंट का तो हम सिंपली मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, बिकॉज करंट में माइनस का कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो दैट इज व्हाई हमने माइनस को कंसीडर नहीं किया है व्हाइल राइटिंग द करंट। वी हैव जस्ट टेकन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। समझे सर? यस सर। चलिए सर, तो यहां तक जो ईएमएफ पे डिस्कशन हुआ, ऑल ऑफ दीज ईएमएफ वाज ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स, और आपसे एंड ऑल ऑफ दिस वर बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉज कि whenever the flux linked with a coil will change, an EMF will induce in the coil and that will be there in the coil till the flux is changing। ठीक है? इस EMF को हम फैराडेज EMF भी कहते हैं। मतलब ऐसा EMF जो किसी भी कॉइल में इंड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ द फ्लक्स, उसको हम फैराडेज EMF का नाम देते हैं। फैराडेज EMF। फैराडेज EMF मतलब flux that is inducing in the coil because of the change of the magnetic flux linked with the change, sorry, EMF that induces in the coil because of the change of flux linked with the coil। ठीक है? उसको हम फैराडेज EMF भी कहते हैं। बट बेटा एक बात समझो, फैराडेज ने ये बोला है कि जब भी फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज एंड ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल। मेरी बात ध्यान से सुनना। फैराडेज का स्टेटमेंट क्या है? फैराडेज का स्टेटमेंट है कि व्हेनेवर द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज एंड ईएमएफ विल इंड्यूस इन द कॉइल। बट फैराडेज ने ये नहीं बोला है कि ईएमएफ इन अ कॉइल और इन अ बॉडी विल ओनली इंड्यूस बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स। बात समझे सर? द अदर वे ऑफ दिस फैराडेज इज नॉट करेक्ट। फिर से ध्यान से सुने। जैसे इस बात को समझने के लिए आप ये समझे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। टेल मी यस और नो। इसका Yes. मतलब इफ देयर इज सम अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है किसी बॉडी पर तो उसमें एक्सीलरेशन होगा। ठीक है? इसका दूसरा भी सही है कि अगर किसी बॉडी में एक्सीलरेशन है, इसका मतलब है उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा होगा। फिर से सुनो, अगर किसी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगा। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कि उस पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। समझ में आई बात? हजम हुआ या नहीं हुआ? बट ईएमएफ के साथ ऐसा नहीं है, फैराडे लॉ के साथ ऐसा नहीं है। फैराडे ये कहता है कि अगर कॉइल के साथ जो फ्लक्स है फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, अगर वो चेंज हो रही है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट फैराडे ये नहीं कहता कि कहीं भी इंड्यूस होगा ईएमएफ तो वो फ्लक्स के चेंज की वजह से ही होगा। समझ रहे हो या नहीं समझे? मतलब ईएमएफ के इंड्यूस होने का कॉज सिर्फ फ्लक्स का चेंज नहीं है। फ्लक्स का चेंज अगर हो गया तो ये फॉर श्योर ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट अगर आपसे मैं कह दूं कि भाई कहीं ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, किसी बॉडी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया है, तो मैं यही नहीं कहूंगा कि भाई उसका कॉज सिर्फ उसका कॉज जो है वो फ्लक्स का चेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी रिसेंट कल सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई है तो मुझे हार्ट अटैक का एग्जांपल याद आ रहा है कि बेटा अगर हार्ट अटैक हुआ है तो डेथ हुई होगी। मतलब हार्ट अटैक में भी बचते हैं लोग, बट मान लो कि हार्ट अटैक होने पर मर ही जाए अगर, तो हार्ट अटैक अगर हुआ है तो डेथ होगी। ये बात तो तय है ना? अरे यस। अरे हार्ट अटैक हुआ तो डेथ होगी, ये तो तय है ना? बट जितनी भी डेथ होगी वो सिर्फ हार्ट अटैक के कारण होगी, ये तय है क्या? नहीं सर। तो उसी तरह से अगर फ्लक्स का चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज फॉर श्योर। बट ईएमएफ अगर इंड्यूस हुआ है तो वो सिर्फ फ्लक्स के चेंज के कारण, मतलब उसका कॉज फ्लक्स का ही चेंज है, ये जरूरी नहीं है। तो कहोगे सर आप तो कंफ्यूज कर दिया। सर बिल्कुल नहीं किया। मैंने जो इससे पहले डिस्कशन किया उसमें सिर्फ हम फ्लक्स के ही चेंज पे तो बात कर रहे थे। इसीलिए हम कह रहे थे भाई फ्लक्स चेंज हो रहा है इसलिए ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है इसलिए ईएमएफ इंड्यूस होगा।
उसमें हमने कहीं पर ये नहीं बोला कि भाई ईएमएफ इंड्यूस हो गया है, बताओ फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं बोला था। तो याद रखिएगा फैराडेज ईएमएफ डील विद द फैक्ट दैट कि if the flux linked with the coil changes an EMF will induce in the coil, but it is not necessary कि in a body EMF will induce only because of the change of flux. आई बात समझ? नोट लिखो, एक नोट लिखो, नोट। Whenever flux changes, whenever flux changes, EMF induces. Whenever flux changes, EMF induces. But EMF does not only induce due to the change of flux, but EMF does not only induce due to the change of flux. लिख लिया सबने? यस ठीक है सर। अब तो वो कौन सा ईएमएफ अब अजूबा आ गया जिसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा फिर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उस पर डिस्कशन हम नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए उस पर डिस्कशन हम नेक्स्ट डे करेंगे। उसका नाम है मोशनल ईएमएफ। वो मोशनल ईएमएफ अब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।